आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है और आज बात मलिन बस्तियों का पेच, राजनीति का बड़ा खेल। मलिन बस्तियों का पेच राजनीति का एक बड़ा खेल, क्योंकि उत्तराखंड में निकाय चुनाव से पहले राज्य में अतिक्रमण के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। दरअसल नगर निगम देहरादून ने नदी नालों के किनारे हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और इसके तहत निगम की भूमि पर वर्ष 2016 के बाद किए गए कब्जों को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया गया है। एनजीटी के निर्देश पर निगम की ओर से रिस्पना नदी के किनारे 27 बस्तियों का जो सर्वे कर 560 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं और आपको बता दें कि 2016 के बाद किए गए निर्माण को चिन्हित किया गया है। मलिन बस्ती के संबंध में अध्यादेश लागू किए जाने के बाद नियमानुसार वर्ष 2016 के बाद के जो निर्माण अवैध माने गए हैं और इसके खिलाफ अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। निकाय चुनाव से पहले अतिक्रमण के खिलाफ होने जा रही कार्रवाई पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। उनका ये कहना है कि बीजेपी सरकार के राज में पहले लोगों को बसाया गया और अब उन्हें उजाड़ने की कार्रवाई की जा रही है और इस भय से बीजेपी निकाय चुनाव का लाभ लेने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 100 नगर निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल पिछले 2 दिसंबर को खत्म होने के बाद उन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था और इन प्रशासकों का कार्यकाल भी जून में समाप्त हो रहा है और इससे पहले निकाय चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। हालांकि विपक्ष सरकार पर एक बार फिर निकाय चुनाव को टालने का आरोप भी लगा रहा है। विपक्ष का यह भी कहना है कि आधा मई बीत चुका है और लेकिन कोई तैयारी सरकार की अभी नजर नहीं आ रही है। निकाय चुनाव की वोटर लिस्ट में भी तमाम खामियां देखने को मिल रही हैं। ऐसे में निकाय चुनाव समय पर होंगे, इस पर भी संशय बरकरार है। सवाल ये है कि क्या सरकार समय पर निकाय चुनाव कराएगी? आखिर क्यों हर बार चुनाव से पहले बस्तियों के अतिक्रमण का मुद्दा गरमाता है? आज इस मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के बाद अब राज्य में निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। तमाम राजनीतिक दल निकाय के चुनावी दंगल को जीतने की रणनीति पर मंथन कर रहे हैं और इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस का आरोप है कि साजिश के तहत वोटर लिस्ट से उन मतदाताओं और क्षेत्रों के नाम मतदाता सूची से गायब हैं जो कांग्रेस समर्थक हैं या जहां कांग्रेस की मजबूत पकड़ है। वहीं बीजेपी में भी राज्य निर्वाचन आयोग से मुलाकात कर मतदाता सूची में सुधार की मांग की है। वोटर लिस्ट में आ रही खामियों को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव की वोटर लिस्ट में संशोधन की समय सीमा को बढ़ा दिया है। स्थानीय निकाय के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। निकायों के द्वारा मतदाता सूचियों का भी प्रकाशन किया गया है, उसमें आपत्तियां मांगी गई हैं। देखने में आ रहा है कि अधिकांश मतदाता सूचियों में व्यक्तियों के नाम छूटे हुए हैं और लोकसभा चुनाव में भी इस प्रकार की घटनाएं हुई और लोगों में बड़ा आक्रोश था कि उनके नाम मतदाता सूची में नहीं है। बहुत सारे लोग पोलिंग बूथ से वापस लौटे और यही दिक्कत, यही शिकायत इस समय स्थानीय निकायों में भी देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी इस प्रकार की शिकायत की है और स्थानीय निकाय चुनाव आयोग जो है उस पर लिखित रूप से भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शिकायतें दर्ज हुई हैं। निश्चित तौर पर ये जो चुनाव के लिए जो तैयारी हुई थी, जो लोगों के नाम जोड़ने के लिए वो थी, बीएलओ द्वारा काम सही तरीके से नहीं। मैं समझता हूं कि ये जो राजनीतिक दबाव में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां से कांग्रेस को वोट पड़ते थे, वो क्षेत्र पूरे के पूरे गायब हैं। हमने जब अध्ययन किया लिस्टों का तो देहरादून के जो 100 वार्ड हैं, कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहां पे खामियां देखने को नहीं मिली। हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी से बात करी है और हमने निर्वाचन आयोग में भी हम लोगों ने बात करी है। जो क्षेत्र के संबंधित जो बीएलओ हैं उन लोगों से भी हमने बात करी है।
जो हमारे नाम छूट गए हैं उसको जोड़ने के हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये सब प्रक्रिया चल रही है और घबरा चुके हैं क्योंकि चुनाव होने वाला है और वो जीत नहीं रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, जो मत प्रतिशत था वो भी बहुत कम रहा। कांग्रेस के पक्ष में जो वोट पड़ना था वही परसेंटेज सिर्फ आगे देखने को मिली। वहीं राज्य में निकाय चुनाव से पहले राज्य में अतिक्रमण के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल नगर निगम देहरादून ने नदी नालों के किनारे हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी और इसके तहत निगम की भूमि पर वर्ष 2016 के बाद किए गए कब्जों को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया गया है। एनजीटी के निर्देश पर निगम की ओर से रसपना नदी के किनारे 27 बस्तियों का सर्वे कर 560 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। बता दें कि वर्ष 2016 के बाद किए गए निर्माण को चिन्हित किया गया। मलिन बस्ती के संबंध में अध्यादेश लागू किए जाने के बाद नियमानुसार वर्ष 2016 के बाद के निर्माण अवैध माने गए हैं, जिनके खिलाफ अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। निकाय चुनाव से पहले अतिक्रमण के खिलाफ होने जा रही कार्रवाई पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार के राज में ही पहले लोगों को बसाया गया, अब उन्हें उजाड़ने की कार्रवाई की जा रही है और इस भय से बीजेपी निकाय चुनाव का लाभ लेने की कोशिश कर रही है। हम गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे? अरे जब नदी की बात है, देखो नदी कितनी दूर है यहाँ से, सरकारी क्वार्टर उस पर बने हुए हैं, बिल्कुल पुष्टैप है नदी के एकदम, उनको हटाया जाए, हम बैठ जाएंगे अगर वो हटेंगे तो। क्या अभी आपको कोई नोटिस या कुछ? नहीं, यहाँ पर अभी तक कोई नहीं आया है सर। क्या सुना है आपने इसके बारे में? सुना है कि भाई उठाएंगे, सरकार उठाए तो हम कहाँ जाएंगे। सरकार जैसे वहाँ नंदा चौकी में झुकी थी, उनको हटाया गया, उनको क्वार्टर दिए गए, हमें भी क्वार्टर देते हैं, हम भी अपना हट जाएंगे। क्या दिक्कत आ रही है? हमने ये सुना था कि ये बस्ती सब जो है ये सब हटेगी अभी, और हम इतने साल से रह रहे हैं, 15-16 साल हो गए हमें। पहले भी हम रह रहे, एक बार पहले भी ये बस्ती जो है टूट गई थी। हमने ऐसे ही दीवार 4 इंची ऐसी पुरानी ईंट लेके खरीद के अपनी चुन ली और अपने टीन रख ली थी हमने। एक बार टूट गई, फिर हमने बनाई दोबारा। मैं कि झोपड़ी जो सरकार हाई कोर्ट का और एनजीटी का आदेश आया कि झोपड़ी को हटाया जाएगा। हाँ जी सर। क्या कहेंगे इसमें, आपको क्या कहना है? बस यही है, हमें जगह मिल जाए, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेकर, यही है। मतलब बस सबसे बड़ी खुशी यही है, अगर हटाएंगे तो हमें यहाँ से। कितने साल आप लोगों को यहाँ हो गए और क्या काम करते हैं? यही 20-25 साल दिहाड़ी मजदूरी करते हैं सर। हो गई 17-18 साल हो गए यहाँ पे, मगर हम गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे यहाँ से। हमें कहीं क्वार्टर दिलवा दें, हम वहाँ चले जाएंगे। ये डिमांड है आपकी, मांग है कि सरकार से अगर आपको हटाते हैं तो आपको क्वार्टर वगैरह बस दिलवा दें हमें रहने के टाइम। बच्चे नहीं ले, गरीब मजदूर आदमी, हम क्या जाएंगे यहाँ से। नहीं, देखिए अतिक्रमण का जहाँ तक विषय है, अतिक्रमण की जो ड्राइव प्रदेश में चल रही है वो पहले से ही चल रही है, अभी कोई नया नहीं है, उसका चुनाव से कहीं दूर दूर तक वास्ता भी नहीं है। कुछ अतिक्रमण ऐसे हैं कि जो माननीय न्यायालय के आदेश के तदुपरांत हट रहे हैं और कुछ सरकार ने पहले से चिन्हित किए हैं, इसलिए इस विषय को स्थानीय निकाय चुनाव से पहचान नहीं होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा यही है कि वो हमेशा जो बोलती है वो करती नहीं। प्रधानमंत्री जी ने देश को सपना दिखाया था कि जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव होगा और हर गरीब के पास जो है अपना घर होगा। दूसरी ओर आप देखिए कि जो है लोगों को उजाड़ने की बात हो रही है। अब कहा जा रहा है कि 2016 के बाद जो अवैध अतिक्रमण हैं उनको हटाया जाएगा। 2017 से तो आपकी सरकार है, 7 सालों से आपने जो है अवैध अतिक्रमण होने ही क्यों नहीं दिया? आप बताइए ना, आपके जनप्रतिनिधि उन स्थानों पर हैं, आपके जो है प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो कहाँ किस कंदरा में सोए हुए थे? इसका मतलब है कि आप ही की मिली भगत से ये अतिक्रमण हुए हैं, तो आपने समय रहते अपने लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं की। अब क्योंकि निकाय चुनाव नज़दीक हैं, इसलिए भय का माहौल बनाना है और इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है, तो जनता भी इसे देख और समझ रही है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में निकाय चुनाव से पहले राज्य में अतिक्रमण के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है और एक ओर जहां सरकार के सामने निकाय चुनाव कराने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी ओर चुनाव से पहले प्रशासन अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर कार्रवाई करने जा रहा है। सवाल ये है कि क्या धामी सरकार समय पर निकाय चुनाव कराएगी? आखिर क्यों हर बार चुनाव से पहले बस्तियों के अतिक्रमण का मुद्दा गर्माता है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो देवभूमि के दंगल में आज इसी बात को लेकर चर्चा। दरअसल लोकसभा चुनाव जो है वो उत्तराखंड की 5 सीटों पर संपन्न हो चुका है और नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर जो राजनीतिक दल हैं वो पूरी तरीके से अब
वो तमाम मुद्दे या आरोप और प्रत्यारोप कहा जाए, यानी कि नगर निकाय चुनाव को लेकर अब तैयारियों में जुटते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आरक्षण के मुद्दे पर भी बात करेंगे, साथ ही अब मलिन बस्तियों को हटाए जाने को लेकर जो चिन्हित की गई हैं जगह हैं, यानी कि 560 जगहों को चिन्हित किया गया है, अतिक्रमण किया जाएगा और अतिक्रमण को लेकर अब विपक्ष के कई आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। लक्ष्मी अग्रवाल जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सूरज सिंह नेगी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, यूकेडी प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और साथ ही रतनमणि डोभाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी मेहमानों का स्वागत। शुरुआत बीजेपी प्रवक्ता से कर लेते हैं, लक्ष्मी अग्रवाल जी से। लक्ष्मी जी, क्योंकि 2016 के बाद जो यहाँ पर अतिक्रमण हुआ, जो लोग जिन लोगों ने यहाँ पर अपनी झुग्गी झोपड़ी बनाई, और इसके बाद से विपक्ष का ये आरोप कि भाई 2017 से आपकी सरकार है तो बसने ही क्यों दिया, यहाँ पर अवैध बस्ती क्यों हुई, बसे लोग, और अब उजाड़ने का जिक्र किया जा रहा है, और वो भी तब जब नगर निकाय चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। देखिए सुनी जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि जब ये राज्य बनने से पहले जब ये नगर पालिका देहरादून था तो यहाँ पे 75 बस्तियों को चिन्हित किया गया था, और वर्ष 2002 में वो बस्तियों की संख्या बढ़ के हो गई 129, और लगातार ये 2008 और 9 में वो हो गई 150 से भी ज्यादा। और अब आपने देखा है कि 500 से 525 और 580 के बीच में जिस तरह से अवैध बस्तियां हैं। और सबसे बड़ी बात तो मैं कहूंगी कि जिस तरह से अभी मैं सुन रही थी कि ये चुनाव को देखते हुए या नगर निगम के चुनाव को देखते हुए, इसमें चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी ये अतिक्रमण का जो हटाने का काम है ये सरकार पहले भी करती रही है, क्योंकि जिस तरह से एक अवैध अतिक्रमण की बाढ़ से इस प्रदेश में आ गई है। ये मुद्दा कौन उठा रहा है? नगर निकाय चुनाव होंगे या नहीं होंगे, अभी इस पर भी बात करेंगे, लेकिन ठीक इससे पहले अभी तैयारियों की चर्चाएं जोरों पर हैं और इसको लेकर अब सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। 560 झुग्गी झोपड़ियों और इन बस्तियों को अवैध जो अतिक्रमण है उसको चिन्हित किया गया है, तो ठीक इससे पहले बीच में भी तो ये कार्रवाई की जा सकती थी, नहीं की गई। नहीं सुनी जी, देखिए मैंने कहा ना कि प्रदेश सरकार तो लगातार बस्तियों को नियमित करने के लिए प्रयास कर रही है। तमाम अभी हरिद्वार में देखिए, जिस तरह से दिल्ली में और भी अवैध बस्ती, अभी आपने सुना होगा कि नंदा की चौक में वो लोग खुद कह रहे थे कि उनको क्वार्टर दिए गए, उनको घर बना के दिए गए। तो सरकार तो अवैध बस्तियों को रेगुलराइजेशन के लिए लगातार काम कर ही रही है। और ये हाईकोर्ट का ये जो आदेश है, क्योंकि अब क्या हो गया कि रिस्पना पुल जो पूरी 12 महीनों बहने वाली नदी कही जाती थी, उस पर अतिक्रमण की वो नदी ने नाले का रूप ले लिया। और किस दिन, क्योंकि ये प्राकृतिक वो है और नदी जिस दिन भी अपना विकराल रूप धारण करेगी तो निश्चित रूप से हाईकोर्ट भी ये समझता है कि उस दिन मंजर बहुत भयावह होने वाला है, क्योंकि नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और जिस तरह से अवैध कब्जे हो रहा है, किसी ना किसी कोई अनहोनी घटना घट सकती है। और ये हाईकोर्ट ने भी कहा है कि नदी के सेंटर से 100 मीटर इधर, 100 मीटर आप दूसरी साइड सेंटर से लेके कोई भी इसमें निर्माण नहीं होगा। लेकिन लोगों ने तो 50-50 मीटर तक जो है वो घर बना दिए और लगातार बन रहे हैं वो घर। 2005 में होता क्या था कि 2005 में जो बाहरी राज्यों से जो मजदूर आते थे खनन के और अन्य कामों के लिए, वो पहले बरसात होने के बाद अपने राज्यों को लौट जाते थे। लेकिन 2005 के बाद क्या हो रहा है कि वो लोग यहीं पे अपने कच्चे और पक्के मकान बना के रहने लगे। तो एक लगातार अब इसकी बाढ़ से आ गई, तो हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लेके हिंदी, हम तो हाईकोर्ट के आदेशों का पालन कर रही है सरकार। तो हम कभी नहीं चाहते थे कि सरकार बस्तियों के जो रहने वाले लोग हैं उनके प्रति संवेदनशील बिल्कुल है। नैनीताल हाईकोर्ट के हलफनामा देने के बाद अब ये चिंता जो है वो सत्ता पक्ष को सता रही है, जब नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर एक तरफ, और ये कहा जाए क्योंकि ये एक अहम सवाल है, क्योंकि अगर यहाँ पर रिस्पना नदी का जिक्र किया जाए, यहाँ से सटा हुआ जो किनारा है वहाँ पर अतिक्रमण हुआ, या कुछ लोगों ने कच्चे पक्के मकान बनाकर रहना शुरू किया गया, कुछ मीटर की आबादी देखा जाए कुछ मीटर दूरी पर, तो उनकी भी तो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। भाई उनका ये भी कहना है कि आप पहले जो नदी के किनारे बसे हुए हैं उनको हटाइए, इसके बाद मेरे रहने की व्यवस्था कीजिए और तब हम यहाँ पर ये जगह खाली कर देंगे। ठीक है, इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं कांग्रेस प्रवक्ता की भी, सूरज सिंह नेगी की। सूरज सिंह नेगी जी का रुख कर लेते हैं। सूरज सिंह जी, ये देखा जाए अनहोनी के चलते सत्ता पक्ष ने उन अवैध अतिक्रमण वाली जगहों को चिन्हित किया है, रिस्पना नदी के किनारे जो बसे हुए लोग हैं। देखिए सोनी जी, ये बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब एक बार मलिन बस्तियों के नियमितीकरण की बात
कांग्रेस के शासन काल में चली थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने उस पर कोई काम नहीं किया। और ये बहुत दुखद है कि 2016 के बाद जो है फिर उसी आबाद गति से जो है अतिक्रमण हुए। तो हमारा कहना यह है कि नगर निगम में 2002 के बाद अगर देखा जाए तो केवल 5 सालों को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे जो है 19 साल तक ये भारतीय जनता पार्टी का जो है वहां पर सरकार रही है नगर निगम के अंदर। तो इन लोगों ने अतिक्रमण को बढ़ावा दिया और बसाने का काम किया, और समय जब आता है, चुनावी जब मौसम आता है, तब ये लोगों को डरा करके और उनको प्रताड़ित करके इस प्रकार की जो है कार्रवाई करते हैं। ये बहुत ही दुखद है कि आप पहले बसने देते हैं लोगों को और फिर उजाड़ने का काम करते हैं। बसाने वाले कौन है? बसाने वाले कौन है? सबसे ज्यादा कांग्रेस आप ही लोग हैं भाई, भारतीय जनता पार्टी के जो है कांग्रेस के शासनकाल में आप एक बात बताइए लक्ष्मी जी, आप जब कांग्रेस में थी तो आपने बस्तियां बसाई? आप बताएं कि आपने कितनी बस्तियां बसाई? तो आपने भी कांग्रेस में रही हैं, आपने समझौता आपने भी नहीं बसाई होंगी। हम अरे लक्ष्मी जी आप धैर्य से सुन लीजिए, ठीक है, पहले प्रतिक्रिया ले लेते हैं और सुन लीजिए धैर्य से। आप प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम गरीबों के लिए इतने घर बना रहे हैं। आज तक जो है डबल इंजन की सरकार, 10 सालों में डबल इंजन की सरकार मलिन बस्तियों के उद्धार के लिए कोई नीति लागू नहीं कर पाई है। और ये जो गरीब हैं, देहरादून के जो है आपके जो है फैक्ट्री से लेके आपके रोजगारों से लेके तमाम जो है जो बड़े लोग हैं, अगर ये लोग नहीं रहेंगे, गरीब लोग नहीं रहेंगे, तो मैं समझता हूं कि बड़े लोगों को रोटी भी नसीब नहीं होगी। जब ये लोग काम करते हैं तब बाकी लोग जो है जो पूंजीपति लोग हैं, बड़े लोग हैं, तब उनको भी तभी रोटी नसीब होती है। तो मेरा कहना यह है कि आप जो है बसाना ठीक बात है, लेकिन अब उजाड़ने के लिए नोटिस थमाया गया है, तो उस बारे में भी सोचना होगा। वो भी नगर निकाय चुनाव के दौरान क्या इसे मुद्दा बनाए जाने की एक कोशिश की जा रही है। ठीक है, सूरज सिंह जी, शांति प्रसाद भट्ट जी की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, इसके बाद वापसी करेंगे। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। शांति प्रसाद जी, क्या लगता है? लक्ष्मी जी और सूरज जी, लक्ष्मी जी, सूरज जी, जो कौन लोग वापस लौटेंगे वाले लोग हैं और उन पर क्या कार्रवाई, जिन लोगों ने उनको बसाया, तो ये गरीबों के साथ में बहुत ही जो है हास्यास्पद कार्रवाई है। किसने बसाया? यानी कि भारतीय जनता पार्टी 2016 के बाद जो यहाँ पर मलिन बस्तियां या अतिक्रमण हुआ, उस पर अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होने जा रही है, और ये किसके कार्यकाल में बसी ये सभी को पता है। सूरज जी, आपका रुख करते हैं, प्रतिक्रिया ले लेते हैं और मेहमानों की। शांति प्रसाद जी का रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद जी, क्या लगता है? एक तो अहम सवाल ये कि जो 2016 के बाद से यहाँ पर रह रहे हैं, अवैध अतिक्रमण जो यहाँ पर है, कब्जा है, यहाँ पर इतने सालों से रहने के बाद अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी, जो 560 जगहों को चिन्हित किया गया है। क्या लगता है किस तरीके की राजनीति देख पा रहे हैं इसमें? नगर निकाय चुनाव के ही तहत ये राजनीति, इसे मुद्दा बनाए जाने की कोशिश की जा रही है? देखिए सोनी जी, आज की डिबेट का मुद्दा बड़ा अहम है। ये राज्य उत्तराखंड का पर्वतीय राज्य है। 64 लाख लोगों के भविष्य के लिए इस राज्य का निर्माण हुआ, जिसमें 42 से ज्यादा लोगों ने शहादतें देखी और सैकड़ों यातनाएं झेली। उसके बाद ये राज्य बना। राज्य बनने के बाद विकास के नाम पर यहाँ जनसंख्या विस्फोट किया गया। आज 1,35,00,000 से ज्यादा जनसंख्या हो गई है। अब सवाल खड़ा होता है कि सरकार का यह कहना कि 2016 के बाद जितने भी अतिक्रमण हुए इसका ध्वस्तीकरण होगा। हमारा यह सवाल है, 2000 से क्यों नहीं? क्या इसमें राजनीति नहीं है? जब जब निकाय चुनाव नजदीक आते हैं, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां इसी तरह की धमकी देकर गरीबों को डराते हैं और बाद में कहते हैं कि तुम्हें नियमित होना है तो हमें वोट दो, हम तुम्हें नियमित कर देंगे, वरना ये ध्वस्तीकरण हो गया। हर साल हर सरकार ने बस्तियों के आगे डोजर बुलडोजर खड़े किए, गरीब को डराया और उसके बाद उसको उजाड़ने के नाम पर उससे वोट चोरी किया, और जब सत्ता में बैठ गए उसके बाद निश्चित रूप से पूरे उत्तराखंड के अंदर इन्हीं भ्रष्ट बेईमान संस्कृति ने
इनको झुग्गी झोपड़ियों में बसाया। हमारा ये सवाल है कि जो ये जो अवैध निर्माण हुआ है, इसमें नगर निगम के कितने अधिकारियों को जेल भेजोगे, उन्हें बर्खास्त करोगे जिनके इशारों पर ये बस्तियां बनी है? कितने नेताओं के घरों की कुड़कियां होंगी जो 2 कौड़ी के थे और आज अरबों के मालिक बन गए इन्हीं मनीन बस्तियों को बसाकर? इस पर सरकार की चुप्पी ये बताती है कि हर वर्ष 5 साल में जब जब निकाय चुनाव आते हैं, वोट के लिए गरीब को बसाना फिर उसको उजाड़ना, ये इनकी नीति है। हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का मजाक करना बंद करे। यदि हाई कोर्ट के आदेश हैं तो आदेश 2000 से शुरू होने चाहिए, और अगर ये बीच में प्रक्रिया चलाने की जो आप बात कर रहे हो, ये स्पष्ट बताता है कि 2000 के बाद के बसे हुए डरे हुए हैं और 16 के बाद तो और डरे हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि जिन्होंने सरकारी संपत्तियों पे अवैध कब्जे किए हैं, सरकार उनको बसाने की बजाय जितने जमीन पर उन्होंने कब्जा किया है उस जमीन का मुआवजा उनके ऊपर बनाया जाए। यदि लैंड की कीमत 25 लाख है तो 25 लाख रुपए लेकर उनका नियमितीकरण करके उनको बसाया जाए, उजाड़ा ना जाए। और यदि उजाड़ने की बात है तो 9 नवंबर कैसे दे पाएंगे? ये जो धनराशि आपने बताई, ये इतना आसान नहीं है। जो डेली मजदूरी कर रहा है, अपनी रोजी रोटी चला रहा है, रोज खाना रोज कमाना, तो उसके लिए तो मुश्किल हो जाएगा। तो उस बारे में कुछ ना कुछ तो सरकार को सोचना होगा भाई। एक रहने के लिए कुछ लोगों को क्वार्टर अलॉट किए गए, ये भी प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई हैं। रतनमणि डोभाल जी का रुख कर लेते हैं। रतनमणि जी, एक बड़ा मुद्दा नगर निकाय चुनाव से ठीक पहले, जिस पर अब राजनीति शुरू हो गई है, और ये राजनीति शुरू ही इस बिहाफ पर हुई क्योंकि ये राजनीतिक लोगों ने इसे राजनीति का मुद्दा बना दिया, और ऐसी स्थितियां हर बार देखने को मिलती हैं। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं, मैं सुन रहा था सब लोगों को जी। ये हमें बताया तो ये जा रहा है कि हम अमृत काल में हैं, तो अमृत काल में ये 20 काल कहाँ से आ गया बीच में? ठीक बात। और दूसरा, मैं जो बहन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं उनको मैंने नोट किया है ये कि जब उत्तराखंड राज्य बना तो 75 बस्तियां थी और उसके बाद बढ़ के 129 हो गई हैं और आज वो 580 बस्तियां हो गई हैं। तो ये तो हमारे राज्य की उपलब्धि है कि हम 75 बस्तियों से 580 बस्तियां बना चुके हैं, बसा चुके हैं अवैध रूप से। और दूसरा, मैं इसमें जो बात जोड़ना चाह रहा हूं कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो हम सड़कों पे नारे लगाते हुए बड़े हुए हैं, सुनते हुए कि ये फंडामेंटल राइट है, हमको मिलना चाहिए। ये वो लोग हैं, ये वो क्लास है जो इस शहर को चला रही है। आप स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, लोग बस्तियों में रह कौन कैसे स्मार्ट सिटी बने? अरे लोग स्मार्ट होंगे तब स्मार्ट सिटी बनेगी ना। बिल्कुल। ये वो लोग हैं, ये वो मजदूर है जो इस शहर को बनाने वाला है, इस प्रदेश को बना रहे। मजदूरी तो बनाता है, वही तो काम कर रहा है। वो आपके घर में बर्तन भी मांज रहे हैं उनके बच्चे, आप ऑटो में जा रहे हैं तो वो ड्राइवरी कर रहा है, आप सिटी बस में जा रहे हैं वो ड्राइवर कर रहा है, आप स्मार्ट सिटी बना रहे हैं वो सब काम वो कर रहा है, आपके घर के बर्तन वो मांज रहा है, आपके बच्चों को स्कूल छोड़ने वो जा रहा है। और जब उसको जरूरत है तब आप कह रहे हैं कि वो अवैध और ये कर रहे हैं, अवैध कैसे? तो आप ये जो सिस्टम हमारा है ये क्या कर रहा है? सरकार ने तो, मोदी जी ने, हमने तो ताली बजाई थी, खुशी हुई थी कि कम से कम एक प्रधानमंत्री देश में ऐसा है जो लाल किले से कह रहा है कि अमृतकाल शुरू हो रहा है, हम 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का घर देंगे, पक्की छत देंगे, घर में नल देंगे, नल में जल देंगे। खुशी थे, हम भी चाहते थे ये। और अब आप ये कह रहे हैं कि हम ये सारा अतिक्रमण हो गया, इनको उजाड़ रहे हैं, बुलडोजर बाबा आप बनना चाह रहे हैं, उत्तर प्रदेश की मिसाल यहाँ भी लाना चाह रहे हैं। तो ये सिर्फ मैं ये समझता हूँ राजनीतिक रूप से, अगर मेरी कुछ समझ है, मेरा कोई अनुभव है, तो मैं ये समझता हूँ ये ड्रामा कर रहे हैं, इन्होंने नहीं हटाना। ये चुनाव के समय पे कोई अतिक्रमण हटाता है? चुनाव के समय इन्होंने लोगों को डराना है और फिर अपने ही लोगों से कोई झलसा प्रदर्शन वगैरह कराना है, इसको ठप कराना है, तो कहना है हमने आपको हटने नहीं दिया, आप वोट हमें दे दो। ये है सीधा बाजीगरी।
ये कुछ नहीं करना। और इससे आप तक ये कोई प्लानिंग तो बताओ ना। आप हरीश रावत सरकार के समय में एक आदेश हुआ था और मैं तो कांग्रेस के लोगों को कहता रहा कि भाई आदेश है, इसको लागू करवाओ, इसके लिए लड़ो, लेकिन उन्होंने भी नहीं किया वो कि भाई इनको विनियमितीकरण होना चाहिए और उसके बाद इसको बंद किया जाए इन नदी नालों पर ये अतिक्रमण का। अब ये नदी नालों के बाद, नदी नालों में तो हमारी पूरी सभ्यता है भारत की, उसी में बसी हुई है। आप वहां से उसको कैसे बंद, लेकिन इसका मतलब ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि अतिक्रमण होता रहना चाहिए, बढ़ता रहना चाहिए, उसको विराम लगना चाहिए उस पर, लेकिन ये सरकार का काम है, ये आपका और मेरा काम नहीं है। ये सरकार को देखना है कि अगर आपने स्मार्ट सिटी बना रहे हो, खूबसूरत हो ना, हम कोई गंदगी में थोड़ी रहना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि अच्छा शहर बने, हमारा राज्य का नाम हो कि हाँ हमारा एक स्मार्ट सिटी भी है। लेकिन स्मार्ट सिटी तब होगी जब आप स्मार्ट लोग बनाएंगे, बिल्कुल स्मार्ट घर बनाएंगे, बस्तियां बनाएंगे। वैसे खाली कहने से स्मार्ट नहीं होगा। ठीक है, ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। एक अमृतकाल, ये कौन सा कालखंड है, ये सवाल उठता है। साथ ही इस बार आरक्षण को लेकर क्या कुछ बदलाव की तस्वीर सामने आएगी नगर निकाय चुनाव को लेकर, क्योंकि कई नेताओं के साथ से इस बात को लेकर भी फूलती हुई नजर आ रही हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। देवभूमि के दंगल में चर्चा इस बात को लेकर कि नगर निकाय चुनाव के ठीक पहले जिस बात को लेकर सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है या विपक्ष के कई गंभीर आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं, वो इस बात को लेकर कि मलिन बस्तियां, जो कि 2016 के बाद से जो यहां पर बस्तियां हैं, उन्हें चिन्हित कर उन्हें अतिक्रमण यानी कि नोटिस भी थमाया गया है, अतिक्रमण उन्हें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 2000 से क्यों नहीं, क्योंकि हमारे सब बीच जो मेहमान बैठे हुए हैं वो सवाल भी उठा रहे हैं इस बात को लेकर। लक्ष्मी जी का रुख कर लेते हैं, इन सभी सवालों के जवाब लेते हैं। लक्ष्मी जी, क्योंकि अभी शांति प्रसाद भट्ट जी को आपने सुना होगा, उन्होंने 2000 का जिक्र किया कि भाई 2016 के बाद से क्यों, 2000 से क्यों नहीं। साथ ही जो अमृतकाल का जिक्र किया जा रहा है या स्मार्ट सिटी का जिक्र किया जा रहा है या रोटी कपड़ा मकान का जिक्र रतनमणि डोभाल जी ने किया, तो यहाँ पर तो जो बस्तियां हैं या जहाँ पर ये मजदूर गरीब रह रहे हैं और इतने सालों से आपने रहने दिया, तब कोई दिक्कत नहीं, और अब अचानक से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, यानी कि एक भय का माहौल बनाने की एक योजना। क्या लगता है निकाय चुनाव में इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी ले पाएगी इस तरीके से? सोनी जी देखिए, जहां तक भय की बात है, भय भी तो कांग्रेस के और अन्य दलों के, विपक्षी दलों के लोग हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर चुनाव होगा तो 100 बार भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है अगर चुनाव होता है तो भय, हताशा और निराशा का माहौल तो विपक्षों में है ही है। मैं अभी भैया, अगर चुनाव हो रहा है तो क्यों पीछे चले गए? चुनाव, अगर तुम चुनाव जीत ही रहे थे तो डर तो आपको है, डर तो आपको है ना। क्यों नहीं समय पर क्यों नहीं निकाय चुनाव हुए? लक्ष्मी जी ये तो बता दो, या तो आप तब गई नहीं थी? अच्छा, इसलिए आपकी इंतजारी कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि कांग्रेस को डराने वाले लोग आ गए भारतीय जनता पार्टी में। आप ये कह रही हैं कि अगर हम तुम जीत ही रहे थे तो क्यों नहीं, आप ये बता दो ना। अच्छा, निकाय चुनाव समय पर क्यों नहीं हुए? निकाय चुनाव पीछे क्यों गए, इसका जवाब दे दो आप। हमारे लिए वो नागरिक हैं। नहीं, आप ये बताइए ना कि अगर वो आप जीत रहे थे तो चुनाव समय पे क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब दे दो ना पहले। अपनी बात रोक करके आप एक बात बता दो कि चुनाव समय पर क्यों नहीं हुए, ये चुनाव पीछे क्यों गए? चलिए ठीक है सूरज जी आपके इसी सवाल का जवाब ले लेते हैं। लक्ष्मी जी, इन तमाम आरोपों के बीच ये सवाल भी बेहद महत्वपूर्ण है, इस बार निकाय चुनाव होगा? सरकार ने कोर्ट में कह दिया कि 30 जून तक सरकार सुनेंगे, तभी तो आपको पता चलेगा ना। अब आप बोल रहे नहीं देंगे। नहीं, ये जवाब दे दो ना कि 6 महीने पीछे क्यों गए? आपने क्यों चुनाव, आपने समय पर क्यों नहीं चुनाव? अरे सूरज जी इतना लेट लतीफी ही सही, लेकिन अब होंगे कि नहीं होंगे इस पर बात कर लें। आप ये देखिए ना, ये लक्ष्मी जी ये नहीं बता पा रही है कि चुनाव पीछे क्यों गया, समय पर चुनाव क्यों नहीं कर रहे? पीछे क्यों गया, अब ठीक है पीछे क्यों गया वो एक अलग मसला है, लेकिन अब होंगे कि नहीं होंगे ये भी महत्वपूर्ण है ना। नगर निकाय चुनाव होगा लक्ष्मी जी,
इस बार होगा? मैं दोनों प्रवक्ताओं को सुन रही थी, एक कह रहे कि 2000 से जो है अभी तक की बस्तियों को, और हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक है रतन मनी जी, वो कह रहे थे कि रोटी कपड़ा मकान और सरकार जो यहाँ अपना उन्हीं से हमारा इस प्रदेश का घर चलता है। तो विरोधाभास तो यहीं पे है, यहीं पे लोगों में एक नहीं है कि कहाँ कब तक होना चाहिए। तो हम कैसे इतने जो यहाँ पे 11 लाख के करीब बस्तियों में लोग बसे हैं, वो कैसे अभी आपने खुद उन लोगों को दिखाया, शुरू में उनके वक्तव्य को दिखाया कि सरकार किस तरह से उनके प्रति संवेदनशील है, उनको क्वार्टर की व्यवस्था करी, उनके रहने की व्यवस्था कर रही है। और ये एक दिन में नहीं उगती, ये कांग्रेस के बोए हुए जो नीम बबूल के पेड़ है, ये एक दिन में नहीं कटेंगे, ये एक दिन में नहीं होगा। तो ये धीरे 2016 से लक्ष्मी जी कांग्रेस की सरकार है क्या? हथेली पे नहीं, कांग्रेस की सरकार है। निगम में 3 बार आपकी सरकार आ गई लगातार। सरकार तो उसको लाइन पे ला रही है, काम कर रही है उस पे। कांग्रेस की सरकार ने तो अपने पिछले 10 सालों में कुछ किया हो तो बता दो। बढ़ाने के लिए बिल्कुल किया है, वोटों को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया आप लोगों ने। अवैध बस्तियों 2022 तक सबको घर देने का वादा करने वाले लोग ना, बिल्कुल हम क्यों निराश हैं? मैंने कहा ना, अभी तक आपके जो ये बबुल के पेड़ बोए हैं ना, जो ये आपने उबड़ खाबड़ किया है, इसको समतल। अरे ये बबुल के पेड़ भी आप ही बो रहे हैं और ये भय भी आप ही फैला रही है। लक्ष्मी जी ठीक बात। विपक्ष ने जो कहा जाए खाई खोदी या उबड़ खाबड़ जो रास्ता बनाया, उसको पाटने में भारतीय जनता पार्टी को काफी वक्त लगने वाला है। लेकिन कितना वक्त, नगर निकाय चुनाव इस बार होगा या नहीं? क्योंकि अब मलिन बस्तियों पर जिस तरीके से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की एक योजना नजर आ रही है और एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, इससे क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिल पाएगा नगर निकाय चुनाव में? लक्ष्मी जी, मैंने कहा ना कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती। ये अन्य पार्टी के लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं। हम पूरे प्रदेश को साथ में लेके चलते हैं। और निश्चित रूप से ये अतिक्रमण कोई आज का नहीं है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए वो उसका राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। अन्य लोगों के पास मुद्दे नहीं है, इसलिए राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं, इससे पहले भी अवैध अतिक्रमण पे सरकार का डंडा चला है। और निश्चित रूप से अगर आप ऐसे करते रहे, और मैंने कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दे नहीं, और सरकार ने तो एफिडेविट दिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे हैं तो इन मलिन बस्तियों में जाकर चिन्हित करने की और अतिक्रमण की कार्रवाई करने की ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी? और इससे पहले ये क्यों नहीं किया गया? तो समय सीमा को लेकर सवाल उठना लाजमी हो जाता है। लक्ष्मी जी, एनजीटी ने ये कहा है, हाईकोर्ट के आदेश को आप कैसे कर लेंगे? और दूसरी बात ये, हमारे जो उसके बाद ही तो एक्टिव हुई भारतीय जनता पार्टी भी, तो उसके बाद ही एक्टिव नजर आ रही है। हमने तो रिस्पना नदी को साबरमती फ्रंट पे बनाने की तर्ज पे बनाने का, सजाने संवारने का काम हमने किया था। लेकिन जब वहां लोगों का, देखिए, लोग बसते हैं, उसके बाद जब वहां पे कोई टीम काम करती है, जैसे कहा था कि पेड़ लगाओ वहां पे साफ सफाई, तो वही लोग वहां से जो पथराव करते हैं, या वो लोग जिस तरह पेड़ लगा के कोई आते हैं सफाई करते हैं, तो वही लोग गंदगी फैलाते हैं और वही लोग उनको उखाड़ने का काम करते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि सरकार, जहां तक चुनाव की बात है, सरकार चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है। और 100 के 100 वार्ड में, आज आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ कि 100 के 100 वार्ड जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी बिल्कुल। और ये तो हाईकोर्ट वो करेगा ना। ठीक है, जीत का दावा, इसके बावजूद भी ऐसी रणनीति नजर आ रही है जिसको लेकर सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। सूरज सिंह जी का रुख करेंगे। सूरज सिंह जी, बीएलओ की कार्रवाई को लेकर भी राजनीतिक दबाव का आरोप विपक्ष लगातार उठा रहा है कि वो क्षेत्र जहां पर विपक्ष की मजबूत पकड़ है, वहां पर मतदाता सूची से जो है नाम गायब कर दिए गए। और वो तमाम मुद्दों को लेकर नगर निकाय चुनाव में क्या कुछ तैयारी विपक्ष की, वो भी जानना चाहेंगे। कितनी मजबूत पकड़? जी, पहले तो मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड सरकार के जो सरकारी दफ्तर हैं, यहाँ तक उत्तराखंड की जो ये देहरादून की विधानसभा है, वो भी नदी क्षेत्र को अतिक्रमित करके बनाई गई है। और भी कई सारे ऐसे सरकारी विभाग हैं जो नदियों को अतिक्रमित करके बनाए गए। तो मतलब पिछले 10 सालों में जो डबल इंजन की सरकारें हैं, ट्रिपल इंजन की सरकारें हैं, उन्होंने कुछ भी कार्रवाई नहीं की। 2016 में हरीश रावत जी की कांग्रेस की सरकार ने बस्तियों को नियमितीकरण की बात की थी, उनको नियमित करने की बात की थी।
उनका उस पर जो है वर्तमान सरकार पिछले 7 सालों पे हाथ पर हाथ धरे बैठी है। अतिक्रमण को रोकने के लिए, गरीबों के पुनर्वास के लिए इन सरकारों द्वारा कोई कदम नहीं उठाए गए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब दूसरी बात ये है कि जहां तक बीएलओ का प्रश्न है, नगर निकाय के क्यों नहीं आपकी सरकार भैया, उसके बाद तो तुम्हारी सरकार आके बैठी है। नहीं, क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं किया 2016 तक? आपने क्यों नहीं? हमने तो किया ना भैया, हमने शुरुआत की थी, लक्ष्मी जी, हमने शुरुआत की थी, हमने शुरुआत की थी, लक्ष्मी जी, हमने शुरुआत की थी, हमने शुरुआत की थी। अरे तो 6 महीने पहले तक तो आप भी कांग्रेस में थी, आपने कितना काम किया, फिर क्यों नहीं किया आपने? आप बताइए ना। आप आज इधर आगे बैठ गई, ये पाला बदल दिया आप लोगों ने। तो नहीं, आप हमारे कलम से हो रहा था, मुख्यमंत्री आप ये बताइए ना कि 6 महीने पहले तक तो आप भी कांग्रेस में थी। 2016 में जब हमने नियमितीकरण की बात की थी, लोगों को जो है बसाने की बात की थी, तो उसके बाद 7 साल से आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूछिए ना, इन्होंने 7 साल तक क्या किया। ठीक है सूरज सिंह जी, आपने कहा भाई कांग्रेस सत्ता में थी तो कांग्रेस ने बसाने की बात की और भारतीय जनता पार्टी जो है वो उजाड़ने की बात कर रही है। शांति प्रसाद जी, इस बीच की चक्की में फंसता कौन नजर आ रहा है, पिसता कौन नजर आ रहा है? उससे सत्ता पक्ष का कोई सरोकार नहीं है। आपने क्यों बसाया? आपने इतनी अवैध बस्तियों की आपके शासनकाल में कैसे बनी है? कैसे बनी? लक्ष्मी जी, 2016 के बाद प्रदेश में किसकी सरकार है? अगर आपको जानकारी नहीं है तो हम बता दें। ये बताइए कि नगर निगम में किसकी सरकार है? नगर निगम की सरकार किसकी है? लगातार 19 साल से आप जो है नगर निगमों पे, नगर पालिकाओं पर है। अगर वहां पर अतिक्रमण हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार लक्ष्मी जी केवल भारतीय जनता पार्टी है और आप लोग हैं इसके लिए जिम्मेदार। ठीक है, सूरज सिंह जी और लक्ष्मी जी, एक मिनट शांति प्रसाद भट्ट जी का रुख कर लेते हैं। लक्ष्मी जी, आपके पास कोई जवाब नहीं है, आप जो है सुन लीजिए। रही वोटर लिस्टों में गड़बड़ी का प्रकरण, तो ये बहुत लंबे समय से एक सोची समझी साजिश के तहत इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है। ठीक है, सूरज सिंह जी, वोटर लिस्टों से लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के प्रभाव वाले आपका रुख करते हैं। उनको जो एक मिनट शांति प्रसाद भट्ट जी का रुख करेंगे। हटाने का काम किया जा रहा है, तो ये साजिश के तहत सूरज सिंह जी और लक्ष्मी जी, आपको आवाज मिल पा रही है? लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया जा रहा है। चलिए म्यूट कर दीजिए। शांति प्रसाद भट्ट जी से बात करेंगे। सवाल है मेरा शांति प्रसाद भट्ट जी से कि इस चक्की में पिसता कौन नजर आ रहा है? क्योंकि 2016 के बाद से देखा जाए अतिक्रमण को चिन्हित किया गया और कांग्रेस का भाई ये मानना है, सूरज जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बसाने का काम किया, नियमितीकरण का काम किया, इन्होंने उजाड़ने का काम किया, लेकिन सत्ता पक्ष को इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि ये बीच में पिसता हुआ कौन नजर आ रहा है जिसके दम पर वो सत्ता में काबिज होंगे, या ये कहा जाए वो आम जनता जिसकी हितैषी बनती हुई सरकार नजर आती है। देखिए सोनी जी, गरीब ही सत्ता बनाता है, गरीब ही पिसता है। सवाल ये है कि आज की डिबेट है कि 506 से ज्यादा बस्तियों को उजाड़ने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमारा ये सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी बताए, आप इधर उधर की बात ना करके ये आप इनसे लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। हमारा ये कहना है कि यदि ये बस्तियां अवैध बसी हैं तो इन्हीं सत्ताओं में बैठे सत्ताधीशों ने इनको बसाया है और यही सत्ताधीश इनको डराकर इनकी बस्ती उजाड़ने की बात कर रही है। हमारा ये कहना है कि जिन अधिकारियों कर्मचारियों की गलत लापरवाही के कारण ये बस्तियां बसी हैं, राज्य में जनसंख्या विस्फोट हुआ है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें बर्खास्त करना चाहिए और जो नेता इस पर संलिप्त है उनकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए, चाहे फिर वो पार्षद हो, चाहे नगर निगम का जो चेयरमैन हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो। अगर आप सख्ती से अगर कार्रवाई करेंगे तो निश्चित रूप से न्याय की बात होगी। राज्य पहाड़ियों के लिए बना, मजा बिहारी ले रहा। राज्य में विकास पहाड़ियों का होना चाहिए था, मजे उत्तर प्रदेश के और दिल्ली बंबई के लोग ले रहे। तो इसमें सीधा सीधा लगता है कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं ये महाभ्रष्ट बेईमान हैं और अब लग रहा है कि बस्तियों में इनको वोट नहीं पड़ेगा। शासन से एक आदेश मुख्यमंत्री ने दिया और बस्तियों के वोट काट दिए।
बाद में पता चला कि मंत्री गणेश जोशी के पूरे परिवार का ही वोट कट गया। रतनमणि डोभाल जी, ये किस तरीके की राजनीति आप देख पा रहे हैं? ये तो इस तरीके के लोग हैं, इन्हें हाँ, भारतीय जनता जिस तरह से आपके नेताओं ने अवैध कब्जे किए हैं, जिस तरह से पार्टी को इस बात के जवाब लक्ष्मी जी से लेते हैं, इसके बाद रतनमणि डोभाल जी का रुख करेंगे। कार्रवाई करें। रतनमणि डोभाल जी का रुख करेंगे, उससे पहले आज जवाब ले लेते हैं। लक्ष्मी जी, आप सुन पा रही हैं? लक्ष्मी जी, शांति प्रसाद भट्ट जी की बात आपने सुनी, भाई 560 जगहों को चिन्हित किया गया, ये लोग कहाँ जाएंगे? इनके रहने की क्या व्यवस्था सरकार करेगी? देखिए सरकार, मैंने कहा ना कि लगातार पारदर्शिता के साथ और संवेदनशील होके जिस तरह से काम करी, और मैंने कहा कि एकदम से हथेली पे सरसों नहीं उगती, क्योंकि जिस तरह से 565 आप बताएं कि अवैध बस्तियां हैं, तो 565 अवैध बस्तियों के लिए एक दिन में मकान तैयार नहीं किया जा सकता, या एक दिन में कुछ व्यवस्था नहीं की जा इसीलिए तो ये सवाल महत्वपूर्ण है कि भाई इन्हें पहले क्यों नहीं रोका गया, क्यों बसने दिया गया? पहले अगर रोक लगाई जाती तो ये आंकड़ा जो है इतना बढ़ता हुआ नजर नहीं आता। तो बसाने का काम भी तो ये जो पूरा दारोमदार है या ये जो आरोप है, ये किस पर जाएगा? जो सत्ता में काबिज है, जो मौजूदा सरकार है, उसी से ये सवाल पूछा जाएगा कि भाई ये अवैध बस्तियां यहाँ पर कैसे हुई, और फिर इन्हें चिन्हित किए जाने का काम किया जा रहा है, वो भी तब जब कोर्ट से हलफनामा दिया जाता है, नगर निकाय चुनाव की तैयारियां हो रही हैं और इसको लेकर अब ये अवैध जो बस्ती को है हटाए जाने का नोटिस थमाया जा रहा है। तो इसका जवाब तो देना होगा। मैंने कहा ना कि ये पहला अतिक्रमण का पहला मामला नहीं है, या पहली बार नहीं हो रहा अतिक्रमण यहाँ पे उत्तराखंड में। इससे पहले भी सरकार ने तमाम इससे पहले भी ठीक है लक्ष्मी जी, आप पानी पीजिए, रतनमणि डोभाल जी का रुख कर लेते हैं। इससे पहले भी सरकार ने लगातार अतिक्रमणों को हटाने का काम किया है। मैंने कहा ना कि अब क्योंकि राजनीतिक विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो इस मुद्दे को राजनीति से ऐसे जोड़ रही है वो, तो अब हाईकोर्ट का आदेश है और चिन्हित भी ऐसी जगहों को किया है जो खतरे की जद में है, क्योंकि बरसात आने वाली है। अब फिर अगर 1 महीने बाद बरसात आ गया, उन्हीं बस्तियों में फिर पानी घुसा या वो बहे, तो फिर यही नेता, विपक्ष के नेता सरकार पे उंगली उठाएंगे। और आज अगर सरकार उस पे काम कर रही है तो ये लोग कह रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो चलिए, विपक्ष का ये आरोप कि निकाय चुनाव में फायदा उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की राजनीति कर रही है। रतनमणि डोभाल जी, इस बार क्या लगता है, नगर निकाय चुनाव होंगे, इसको लेकर संजीदा है सरकार, और साथ ही जो सीटों के आरक्षण में क्या बदलाव देखने को मिल सकता है? क्योंकि इस बात को लेकर भी जो कई नेता हैं वो काफी उनकी सांसें फूलती हुई नजर आ रही हैं। क्या ये बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए सोनी जी, चुनाव अभी जो समय सरकार ने दिया है हाई कोर्ट पे जी, उस समय पे तो नहीं ही हो पाएगा, क्योंकि अभी मैंने आज देखा है कि 4-5 दिन का और समय उसमें बढ़ा दिया गया है मतदाता सूचियों को, इसको लेके इसी से लग रहा है कि जो तैयारी की जाएगी, जाहिर सी बात है कि सरकार चाहे भी तो इतनी जल्दी वो सब नहीं हो सकता है, लोगों की आपत्तियां भी हैं, सब कुछ है। सरकार ने पहले डिले कर दिया, ये अपनी बात सही है, लेकिन अभी उन्होंने जो समय हाईकोर्ट में दे दिया उस समय पर करा लेंगे तो ये संभव नहीं है। आरक्षण भी वो उसका चक्रीय प्रणाली है, वो चक्रीय प्रणाली में जो आएगा, सत्तारूढ़ दल को ये एडवांटेज रहता है थोड़ा सा, तो वो कहीं उनको लाभ हानि से वो अपना एडजस्ट करा लेते हैं, तो ये जो सत्ता में रहता है। तो लेकिन सबसे जो आप मुख्य जो विषय ले रहे हैं, जैसे मतदाता सोचो, हम बड़े हुए हैं, हम भी शौक रहता था ये सब बिना किसी पार्टी के भी हम क्या मतदाता, तो यही घोड़े से करते थे ना, ये घर से लिया और आखिर तक चले गए कि भाई सब अपने नाम जुड़वाओ, जिसका नाम नहीं है, जिसका जो कोई मर गया उसका कटवा दो, जो 18 साल का हो गया उसका जुड़वा दो। ये अब हो गया कि घर घर जाके नाम कटवाने का भी काम चल रहा है। ये मेरा विरोधी पहले तो जो नहीं होता था उसी का कटता था, अब तो जो है मौजूद है उसका भी नाम मतदाता सूची से कट जाता है, उसको खुद वेरीफाई करना पड़ता है कि भाई मैं जिंदा हूँ कि नहीं हूँ। ये कौन सा लोकतंत्र की बात है, किसकी बात है? आप लोगों को वोट के अधिकार से ही वंचित कर रहे हो, तो यार कह रहे हो कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था कर रहे हैं, लोकतंत्र की तो प्रथम इकाई है ना।
और उसमें आप लोगों को वोट से वंचित कर, 6 साल के बच्चे को आपने मतदाता बना दिया, बिल्कुल। उसके बाप को बनाया नहीं। वो जो पूर्व सभासद है उसका पति पार्षद रहा है, वो सभासद रही है, उसका पूरा परिवार आपने बाहर कर दिया। और जो 3-3, 4-4 बार जिन्होंने आवेदन कर दिया उनका नाम लिस्ट में नहीं आ रहा है। और ये स्थिति हो गई है, राजनीतिकरण इसका ये ढंग से हो गया मशीनरी के। वो शासन प्रशासन जब ऊपर से ढिलाई होती है तो ये करते हैं लोग, बड़े बड़े जो नेता हैं। डोभाल जी, विपक्ष का भाई ये कहना है कि जहां पर मजबूत पकड़ है हमारी, वहीं पर मतदाता सूची से नाम गायब किए गए हैं, यानी कि बीएलओ पर ये गंभीर आरोप है। मतलब ये अचानक नहीं हो रहा है, योजनाबद्ध ढंग से हो रहा है। और हमारे यहाँ, मैं तो अपने यहाँ का कहूँ कि हमारे तो 5 बार विधायक बन गए झोपड़ियों से। लोग ये कह रहे हैं कि अतिक्रमण हम बार बार हटा रहे हैं। अरे वो तो बार बार अतिक्रमण कर रहे हैं, विधानसभा में जा रहे हैं, उनको शहर के उसकी चिंता भी नहीं है। भारी बहुमत से वो जीत के जा रहे हैं। और वो झोपड़ियां ना हो तो कल पता चल जाएगा। लेकिन ये खाली मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो अतिक्रमण होता रहना चाहिए, उस पर काबू नहीं पाया जाना चाहिए। उन लोगों को रहने का अधिकार है, खाली अतिक्रमण कहेगा, लेकिन उसकी एक सीमा हो। और ये तो निर्धारित सरकार का जिम्मेदारी है, उसको तय करना है। आप और हम नहीं कर सकते ये काम। वो नीति तो बनाए सरकार पहले अपनी कोई, कि बस कितना होगा। आपने अभी ये रिस्पना की बात कर रहे हो आप, जहाँ वहां तो आपने 40 करोड़ रुपया खर्च किया वो रिस्पना को जिंदा करने के लिए। कहा गया वो, तब क्यों नहीं वो बस्तियां वहां से हटी? तब उनसे ही आपने करवाया काम वहां पर। ये छोटा सवाल नहीं है, लोगों का जीवन का सवाल है। मुझे तो बड़ा लगता है कि आप कह रहे हो कि झोपड़ियां उधर, कोई इंसान ही नहीं है। हम उनको इंसान ही नहीं माने, कीड़े मकोड़े हैं वो। कीड़े, हम तो चींटी चुगाने वाले लोग हैं। और आप इंसानों को इस तरह से उड़ा रहे हैं, उनके बच्चों को सड़क पे लाने के विचार ही कैसे आप पैदा कर रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रही बात। बिल्कुल, ये चिंता तब नहीं सताई लक्ष्मी जी, ये चिंता आप सता रही है। और नगर निकाय चुनाव को लेकर भी असमंजस की स्थिति है कि क्या उस समय सीमा में हो पाएंगे ये चुनाव? देखिए सोनी जी, सरकार किसी असमंजस की स्थिति में नहीं है। सरकार का बिल्कुल क्लियर है। और 30 जून तक मैंने कहा कि सरकार ने हाईकोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि सरकार चुनाव कराने के लिए बिल्कुल तैयार है अपनी। चाहे वो आरक्षण और परिसीमन 2 चीजें ऐसी जो अभी 9 हमारे नगर वो बनने हैं उनको लेकर, लेकिन सरकार पूरी तरह से तैयार है। क्योंकि अभी आचार संहिता लगी, उसके ऊपर एक और आचार संहिता नहीं लग सकती। तो ये आचार संहिता जब 4 जून के बाद हटेगी तो निश्चित रूप से सरकार जो है वो नगर निगम और नगर निकाय का चुनाव कराने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। और अभी जैसे कि अभी रतनमणि भाई साहब कह रहे थे कि उन लोगों को, और मैंने कहा ना कि अभी सरकार ने इतने सस्ते दामों पे आप अभी 40 करोड़ जो रिवर फ्रंट में साबरमती रिवर फ्रंट की प्लान के तर्ज पे जो रिस्पना को एक सजाने संवारने की बात करी थी, सरकार का लगातार ये प्रयास है कि उसके किनारे जो पेड़ लगाए गए, जो वहां पे सौंदर्यीकरण किया गया, 100 एकड़ किनारे जो लोग बसे हुए हैं उसको लेकर भी सवाल किया गया कि उनसे काम तो कराया गया, लेकिन तब क्यों नहीं उन्हें हटाया गया? लक्ष्मी जी, इस सवाल पर ध्यान नहीं गया आपका? मैं आपसे क्या बहन अपने सरकार से कहो कि 2 पैसे खा गए, सरकार को खा रहे थे। वो लगाया गया वहां पे, लेकिन हर चीज के लिए जन सहभागिता जरूरी होती है। मान लीजिए कि एमडीडी ने वापस सजाने संवारने का काम किया, लेकिन पीछे से फिर बस्ती ने फिर वैसे ही कर दिया, तो आप बताइए ना कि लोगों की सहभागिता भी जरूरी है। हाईकोर्ट कह रही है नदी के 100 मीटर सेंटर से 100 मीटर 100 मीटर इधर कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल 20 मीटर नदी के दायरे पे आप अतिक्रमण कर रहे हो, तो आप कहाँ जाओगे? मैंने कहा कि कल के दिन अगर कोई भी अनहोनी घटना घटती तो आप सरकार पे आक्षेप वो लगाओगे, आरोप लगाओगे। तो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट भी और सरकार भी, सरकार के लिए एक मलिन बस्ती या एक वो नहीं है, पूरे प्रदेश को लेकर सरकार को चलना है। और वो चिन्हित, वो जगह चिन्हित कही है, 525 के करीब वो जगह चिन्हित कही है जो खतरे की जद में है, जिनका संज्ञान लिया गया है। तो निश्चित रूप से सरकार अपना काम बिल्कुल मुस्तैदी के साथ करे और हर मोर्चे पे वो लोगों के सूरज सिंह नेगी जी का रुख कर लेते हैं। सूरज सिंह जी, नगर निकाय चुनाव को लेकर विपक्ष की भी तैयारियों की भूमिका क्या कुछ है वो जानना चाहेंगे। साथ ही क्या इस बार आरक्षण में कोई बदलाव की स्थिति देखने को मिल सकती है, इसको लेकर भी प्रतिक्रिया। देखिए सोनी जी, 40 करोड़ रुपया रिस्पना के जो है ऋषिपर्णा बनाने में खर्च हो गए हैं। और अगर आप धरातल पे जाएंगी तो वहां चौपट सन्नाटा है, कुछ भी वहां पर नहीं है।
और लक्ष्मी जी बड़ी बेसहाय होकर के कह रही हैं कि हमने किया और उसके बाद जो है उसको उजाड़ दिया गया। तो भैया 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 ऐसा है लक्ष्मी जी लक्ष्मी जी आपको नहीं पूरा बोलने सन्नाटा देंगे। है, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। आप ये देखिए ना 40 करोड़ रुपया 40 करोड़ रुपया आपने जो है पता नहीं कहाँ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद लक्ष्मी जी फिलहाल बोलने का मौका नहीं देना चाहती सूरज सिंह जी आपको। लक्ष्मी जी आप बोलने दीजिए, देखो आप बोलने दीजिए दूसरे को। आप ये देखिए, आप कह रहे हैं कि लोगों ने उजाड़ दिया। अरे भैया आप अरे भैया घोटालों में तो आप माहिर हैं, घोटालों में तो भारतीय जनता पार्टी माहिर है। अब आप उसकी अब मैं अगर घोटालों पे जाऊंगा भारतीय जनता पार्टी के, तो बहुत लंबी फेरिस्त है। पिछले 10 सालों में भ्रष्टाचार के चरम पर आप पहुंच गए हैं। आपने देश को जो है महंगाई और भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से अलावा और कुछ नहीं दिया। लोगों को लड़ाने का आपने काम किया। आप लक्ष्मी जी देखिए सूरज सिंह जी विपक्ष की नीति रीति और रणनीति को लेकर सवाल हमेशा से उठते रहे हैं, और अगर नीति रणनीति सुदृढ़ होती या सही होती तो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी यही आरोप लगाती है विपक्ष पर, तो लक्ष्मी जी शायद आपकी तरफ से बैठी होती। ठीक है, फाइनल कमेंट शांति प्रसाद जी का ले लेते हैं। फाइनल कमेंट शांति प्रसाद जी का ले लेते हैं। शांति प्रसाद जी, नगर निकाय चुनाव को लेकर फाइनल कमेंट आपका, क्योंकि अभी भी संशय है इस बात पर कि होगा भी, उस समय रहते हो पाएगा या नहीं। आपने 40 करोड़ खर्च कर दिया। ठीक है लक्ष्मी जी, सूरज जी काम भी नहीं है, तो ये जो है शांति प्रसाद जी फाइनल कमेंट आपका। भैया लक्ष्मी जी म्यूट कर दीजिए। लक्ष्मी जी सूरज जी को म्यूट कर दीजिए। शांति प्रसाद जी फाइनल कमेंट आपका, आप सुन पा रहे हैं? स्वयं में भी है आप जो है ना, चलिए आवाज नहीं जा रही है। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल नगर निकाय का जो मुद्दा है अब उसको लेकर सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है, वो भी इस बात को लेकर क्योंकि 2016 के बाद से जो अतिक्रमण हुआ, अब विपक्ष का सवाल ये भी कि 2000 से क्यों नहीं अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, वो भी ऐसे समय पर जब नगर निकाय चुनाव की तैयारियां क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है, और ऐसे समय में इन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहा है। विपक्ष का मानना है कि इसमें कहीं ना कहीं एक भय का माहौल पैदा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ताकि नगर निकाय चुनाव का पूरा फायदा लिया जा सके। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।